एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, हुज नेम इज नॉट मेंशन्ड ऑन निर्मंड कॉपर प्लेट। निर्मंड ताम्रपत्र पर किसके नाम का उल्लेख नहीं है? ए वर्मासेन, बी रविसेन, सी समुद्रसेन, डी चंद्रसेन। हिमाचल प्रदेश के दो ताम्रपत्र निर्मंड ताम्रपत्र और चंबा ताम्रपत्र परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार निर्मंड ताम्रपत्र 7वीं सदी ईस्वी का है। इस ताम्रपत्र के दानकर्ता ने अपने आप को महासामंत बताया है। इस कॉपर प्लेट पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में निम्नलिखित नाम पाए गए हैं। महासामंत महाराज वर्मासेना और उनकी रानी प्रबालिका से उत्पन्न उनके पुत्र महाराज रविसेना और महाराज रविसेना और उनकी रानी शिखरा स्वामिनी के पुत्र महासामंत महाराज समुद्रसेना। निर्मंड ताम्रपत्र महासामंत महाराज समुद्रसेना द्वारा जारी किया गया था, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, हु वाज डेजिग्नेटेड एज सुप्रीम एडवाइजर ऑफ आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद। आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के सर्वोच्च सलाहकार के रूप में किन्हें नामित किया गया था? ए कैप्टन लक्ष्मी, बी एस.ए. अय्यर, सी राज बिहारी बोस, डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर सन 1943 को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद के लिए अंतरिम सरकार की घोषणा की। इस सरकार का नाम आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद रखा गया। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली जैसी धुरी शक्तियों यानी एक्सिस पावर्स का समर्थन था। इस सरकार के हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर वार एंड फॉरेन अफेयर्स सुभाष चंद्र बोस थे। स्त्री संगठन का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी के पास था। एस.ए. अय्यर पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग के प्रमुख थे। राज बिहारी बोस इस सरकार के सर्वोच्च सलाहकार यानी सुप्रीम एडवाइजर थे, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक साधन है? ए ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुला बाजार संचालन, बी रेपो रेट, सी बोरोइंग्स यानी उधार, डी मोरल सुएशन यानी नैतिक प्रतिबद्धता। फिस्कल पॉलिसी केनेशियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स पर आधारित है। इसके अनुसार सरकार टैक्स को कम ज्यादा करके लोगों के खर्च पर नियंत्रण कर सकती है। फिस्कल पॉलिसी के 3 इंस्ट्रूमेंट्स टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और बोरोइंग्स यानी उधार हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, मोरल सुएशन, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सभी मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। चौथा प्रश्न, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। विधान परिषद अनुच्छेद 169 आर्टिकल 169 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई या भंग की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी और अब सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। इन 6 राज्यों को याद रखने का शॉर्टकट तुम कब है। यह 6 राज्य तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और बिहार हैं। पांचवा प्रश्न, Which radiation is responsible for greenhouse effect? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा विकिरण जिम्मेदार है? ए अल्ट्रावायलेट, बी एक्सरे, सी शॉर्टवेव, डी इंफ्रारेड। सूर्य से पृथ्वी की ओर जो विकिरण यानी रेडिएशन आता है वह शॉर्ट वेव होता है। इसमें से कुछ विकिरण वायुमंडल द्वारा और कुछ पृथ्वी की सतह द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। सोलर रेडिएशन का लगभग आधा भाग पृथ्वी की सतह द्वारा एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लिया जाता है। इसके कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी की गर्म सतह लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा ऊर्जा को निष्कासित यानी कि एनर्जी को रिलीज करती है। इस इंफ्रारेड रेडिएशन का कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और कुछ भाग वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित यही इंफ्रारेड रेडिएशन ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जितनी अधिक होगी, तापमान में वृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। सबसे अधिक पोटेंट यानी खतरे वाली ग्रीन हाउस गैस सल्फर हेक्साफ्लोराइड यानी SF6 है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।